वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम पॉवर्टी यानी कि गरीबी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपको बता दें कि चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को कुमार गौरव सर का जो ऑनलाइन ब्रह्मास्त्र बैच है उसका यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन कराया जाता है, जिसमें हमने पॉलिटी, बायोलॉजी और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग उसको भी देखिए, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। पॉवर्टी यानी कि गरीबी, निर्धनता यहाँ पर हमारा टॉपिक है। देखो, गरीबी क्या होता है? अगर बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो उसको गरीबी कहा जाता है, जैसे कि भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की सुविधा अगर किसी को नहीं मिल रहा है और ये मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं आदमी की पूर्ति नहीं हो रही है तो उसी को गरीबी कहते हैं। यहाँ पर दो टाइप्स की गरीबी होती है। एक होती है सापेक्ष यानी कि रिलेटिव, दूसरी है निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट। यहाँ पर जो सापेक्ष गरीबी है इसमें आय की असमानता होती है। यहाँ पर आय में असमानता सबसे ज़्यादा होती है सापेक्ष गरीबी में, और इसके जो उदाहरण हैं वो हैं लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के द्वारा इसको मापा जाता है। इसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट गरीबी, इसमें न्यूनतम आय या उपभोग स्तर प्राप्त ना कर पाने को ही यहाँ पर निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। और भारत में गरीबी का मापन में यूज़ निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट गरीबी का यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर निर्धनता क्या है इसके बारे में देखते हैं। देखो, यहाँ पर एक लाइन है खिंची हुई है, यानी कि न्यूनतम आय उपभोग यहाँ पर है और ये निर्धनता रेखा है। जो निर्धनता रेखा है इसके ऊपर जो है एपीएल यानी कि एबव पॉवर्टी लाइन, और जो निर्धनता रेखा के नीचे जो लोग आते हैं वो होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। यहाँ पर बीपीएल कार्ड भी आप लोगों के राशन कार्ड बनते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। जो निर्धनता रेखा है, मान लो कोई एक रेखा है, उसको बनाया कि इतनी स्तर के ऊपर गरीबी नहीं है और इस स्तर के नीचे गरीबी है, तो जो उस स्तर के नीचे निर्धनता रेखा जो है उसके नीचे जो लोग हैं उसको कहते हैं बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, और ऊपर वालों को एपीएल यानी कि एबव पॉवर्टी लाइन। अब हम गरीबी का जो इतिहास है, यहाँ पर गरीबी का इतिहास जो है अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दादा भाई नेहरूजी, इनकी बुक आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा नाम, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी बुक आई थी 1901 में। इन्होंने इसमें बताया कि एक वर्ष में प्रति व्यक्ति आय 16 रुपये से 35 रुपये तक अगर है तो गरीबी नहीं है। अगर इसके नीचे होता है, 16 रुपये से नीचे अगर किसी व्यक्ति की आय है तो वो फिर गरीब होगा। आगे देखते हैं। दांडेकर रथ फार्मूला यानी कि दांडेकर रथ समिति, इसका गठन जो है 1971 में किया गया था और यहाँ पर पहली बार वैज्ञानिक स्तर पर गणना की गई थी और इसमें उपभोग खर्चे और औसत कैलोरी को आधार माना गया था। इसमें औसत कैलोरी और उपभोग खर्चे के आधार पर गरीबी का मापन किया गया था और यहाँ पर बताया गया कि 2250 कैलोरी औसत है और ये ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए ज़रूरी है। मतलब कि 2250 कैलोरी जो है सबको ज़रूरी है, मिलनी चाहिए। अगर इतना नहीं मिलता है तो वो फिर गरीबी रेखा में आएगा। और यहाँ पर आधार वर्ष जो है 1960 और 61 को माना गया था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछता है कि यहाँ पर कमेटी आपको दे देगा या तो फिर मैच करने को दे देगा या तो फिर पूछेगा कि कौन सी जो कमेटी है वो गरीबी से संबंधित है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाले हैं। आगे देखते हैं। वाई के अलख समिति, ये आई थी 1979 में और इसका आधार वर्ष जो था वो था 1973 से 74। इन्होंने एवरेज जो कैलोरी थी उसको तो सेम रखा है, इन्होंने 2250 ही रखा, लेकिन इन्होंने इसका कैटेगराइजेशन कर दिया। अर्बन यानी कि शहरों में इसको अलग किया है और रूरल यानी कि ग्रामीण में अलग बताया। इन्होंने बताया कि अर्बन में यानी कि शहरी क्षेत्रों में कैलोरी की मात्रा जो 2100 कैलोरी होना चाहिए एवरेज, और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी एवरेज होनी चाहिए। तो इन्होंने इसको अलग अलग कर दिया। अगर इतना कैलोरी किसी व्यक्ति को मिल रहा है तो फिर वो गरीब नहीं है, इसके नीचे वाले गरीब होंगे। नेक्स्ट कमेटी है लकड़ावाला समिति और ये आई थी 1989 में। यहाँ पर
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करने की अनुशंसा की गई थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, इसके बारे में पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए। यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की यहाँ पर उपयोग की शुरुआत इसके द्वारा लकड़वाला समिति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, और ये भी गरीबी से संबंधित है। नेक्स्ट कमेटी है सुरेश तेंदुलकर समिति, जिसका निर्माण जो है 2004 में हुआ था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2009 में यहाँ पर दिया था। इन्होंने बताया कि कैलोरी तो एक माध्यम है गरीबी मापने का। इसके बाद इन्होंने कहा कि और भी चीज़ें हैं जिससे गरीबी को मापा जा सकता है। इसमें इन्होंने बिग बास्केट दिया, जिसमें इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और उपभोग व्यय जो हैं इनको इसमें शामिल किया। यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, यहाँ पर बेहतर जीवन स्तर जिनका है उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। इन्होंने बताया कि अपनी रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में 33 रुपये प्रतिदिन होने चाहिए एक व्यक्ति की आय, और 1000 रुपये प्रति माह आय होना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने बताया कि 27 रुपये प्रतिदिन और महीने के 816 रुपये प्रति माह होना चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति गरीबी की श्रेणी में आएगा, गरीब की श्रेणी में वो आएगा। अगर 33 रुपये कोई पाता है शहरी क्षेत्रों में तो वो गरीब नहीं है, किसके अनुसार, सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार। और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 27 रुपये पाता है तो वो गरीब नहीं है, इसके नीचे अगर कोई पाता है तो वो फिर गरीब होगा। और इन्होंने इनका जो आधार वर्ष था आकलन करने का, ये 2011-12 में इन्होंने आकलन किया। और इन्होंने बताया कि 2011-12 में जब इसका गरीबी का आकलन हुआ तो भारत में 21.9% लोग गरीब निकले। आप लोग इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन जो समिति है इसका गठन जो है सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट को यहाँ पर प्रीव्यू करने के लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए किया गया था। सी रंगराजन समिति का गठन यहाँ पर निर्माण जो है 2012 में हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट 2014 में दिया था। इन्होंने यहाँ पर जो है शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये प्रतिदिन किया और 1407 रुपये प्रति माह इन्होंने बताया कि यहाँ पर आय होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इन्होंने बताया कि 32 रुपये प्रतिदिन और 972 रुपये प्रति माह आय होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की अगर इतनी आय नहीं है तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा में आएगा और वो गरीब कहलाएगा। 2011-12 में जब इन्होंने इसके अनुसार इन्होंने जब इसको मापा तो 29.5% लोग गरीब निकले। पहले क्या था, यहाँ पर जो रुपए थे वो कम थे ग्रामीण और शहरी में। इन्होंने रुपए जो हैं पहले 33 रुपये शहरी में थे और यहाँ पर इन्होंने सी रंगराजन ने 47 रुपये कर दिए, तो इन्होंने बढ़ा दिया, तो यहाँ पर गरीब की जो संख्या है वो भी अपने आप बढ़ गई। और ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है एग्जाम में कि जो सी रंगराजन समिति ने जो बताया था कि गरीब कितने हैं वो क्या सुरेश तेंदुलकर समिति से ज़्यादा हैं, तो हाँ बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 21.9% लोग गरीब थे और यहाँ पर 29.5% गरीब निकले, क्योंकि इन्होंने जो पैमाना था उसको बढ़ा दिया था। आगे देखते हैं। सर्वाधिक गरीबी की बात करें तो भारत में अगर सर्वाधिक गरीबी की बात करें तो परसेंट के वाइज अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है 47.9%, और व्यक्तियों के आधार पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में, तो इसीलिए व्यक्ति के अनुसार सर्वाधिक गरीबी उत्तर प्रदेश में है। और भारत में कुल गरीबी जो है वो है 36.30 करोड़, भारत की जो है कुल गरीबी। अब यहाँ पर गरीबी का मापन कौन करता है इसके बारे में देखते हैं। गरीबी का मापन जो है वो करता है यहाँ पर NSSO, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है 5 वर्ष के अंतराल में गरीबी का मापन करता था, लेकिन अब क्या हुआ है, CSO और NSSO को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है और अब बनाया गया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, NSO, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि MOSPI के अंतर्गत आता है। अब गरीबी का मापन NSO के द्वारा किया जाता है। अगर एग्ज़ाम में NSSO भी आता है तो आप लोग इसको भी लगाएंगे, और अगर NSO आता है तो ये भी सही होगा। परिवार के उपभोग खर्च के आधार पर यहाँ पर जो है गरीबी मापी जाती है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया था और यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य भी बना था। इसके बाद ये चुनाव भी जीत गई थी। 1971 में इन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ। नेक्स्ट है
विश्व बैंक के अनुसार $1.90 प्रतिदिन को गरीबी रेखा माना जाएगा। यहाँ पर $1.90 अगर कोई पाता है उसके नीचे, तो यहाँ पर विश्व बैंक के अनुसार वो गरीब होगा। कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ये जो कथन है ये है रैगनर नरकसे का। अब इन्होंने एक क्रम बताया है कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा। देखो, अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके जो बच्चे होंगे वो भी क्या होंगे, उसके मान लो बच्चे हुए तो उनको क्या होगा, वो भी गरीब ही हैं। कोई व्यक्ति गरीब है उसके बच्चे भी गरीब हैं यहाँ पर, तो जो बच्चे यहाँ पर हैं उसके उनको साक्षरता भी नहीं मिलेगी। अगर साक्षरता नहीं मिलेगी क्योंकि वे गरीब पहले से थे, अगर उनको साक्षरता नहीं मिली है यानी कि उनकी लिटरेसी अच्छे से नहीं हुई है, तो उनमें स्किल का विकास भी नहीं होगा, स्किल डेवलपमेंट भी नहीं होगा। अगर कोई उनके पास स्किल नहीं होगी तो उनको अच्छा रोज़गार भी नहीं मिलेगा। अगर अच्छा रोज़गार नहीं है तो क्या होगा, आय भी कम होगी। अगर आय कम है तो जीवन स्तर जो है वो भी कम ही होगा और स्वास्थ्य जो है ये भी कमज़ोर होगा। तो इससे क्या होगा, गरीब ये फिर से रह जाएंगे। तो ये क्या है, गरीबी का दुष्चक्र है, गरीबी का दुष्चक्र है ये, और इसको दिया है रैगनर नरकसे ने। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है गरीबी का दुष्चक्र जो किसने दिया है, तो ये नरकसे हो जाएगा। और जो कथन है कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ये भी नरकसे का है। तो आप लोग इसको ध्यान रखें। आगे देखते हैं। भारत में NSSO द्वारा 1999 और 2000 से MRP यानी कि मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड के आधार पर यहाँ पर गरीबी का मापन किया जाता है। इसका उपयोग गरीबी मापन में किया जाता है। देखो, गरीबी मापन जब किया जाता है तो उसमें 30 दिन में उपभोग व्यय यानी कि जैसे कि दाल, चीनी, आटा, सब्जी, जो 30 दिन के अंदर कोई भी उपभोग व्यय किया जाता है उसको लिया जाता है। और 5 वस्तु जो रिपीट हुई हों, जिन्हें आप प्रतिदिन नहीं लेते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, या फिर कोई घर की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आप एक ही बार लेते हैं, उनको भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। इसी को कहते हैं मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। इसी के आधार पर गरीबी का मापन किया जाता है। अब NSSO के द्वारा, अभी आपको बताया था कि NSO, अब ये इसको हो गया है तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। पहले क्या था, 1999 के क्या होता था पहले, तो यहाँ पर URP यानी कि यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड के आधार पर किया जाता था। इसमें केवल 30 दिन का उपभोग शामिल किया जाता था। अब क्या होता है कि इसमें 5 वस्तुएं जो रिपीट हुई हैं इनको भी इसमें शामिल करते हैं। नेक्स्ट है लॉरेंज वक्र। इसके बारे में पहले भी आपको बताया था, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, इसके बारे में देख लेते हैं। पहले हम लॉरेंज वक्र को समझेंगे, ये क्या है। जो लॉरेंज वक्र है इसको 1905 में लॉरेंज ने दिया था, और यहाँ पर आय की असमानता का अध्ययन किया जाता है। देखो, अब यहाँ पर एक ग्राफ है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो ये वाला लाइन है एक्स एक्सिस, ये जनसंख्या को दर्शाता है, और वाई एक्सिस आय को दर्शाता है। यहाँ पर 1 रुपया एक व्यक्ति को बराबर है, जैसे कि यहाँ पर 10 है, ये 20 हो गया, ये 30, 40 और 50 जनसंख्या है इधर, और यहाँ पर रुपए भी उतने ही हैं, 10, 20, 30, 40, 50। अब यहाँ पर जब सीधी रेखा बनेगी जो ग्राफ की 45 डिग्री पे, ये हमारी हो जाएगी आदर्श रेखा, समानता रेखा यहाँ पर है। आदर्श लॉरेंज वक्र इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, व्यक्ति भी बराबर हैं और रुपए भी जो हैं वो बराबर हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे व्यक्ति और रुपए क्या हैं, ये यहाँ पर बराबर हैं, और ये हमारी हो जाएगी आदर्श रेखा, ये हमारी आदर्श रेखा है। इसके बाद क्या होता है, ये आदर्श रेखा हो गई, लेकिन ऐसा तो हकीकत में तो नहीं होता है, कि वास्तविकता तो ये नहीं है कि किसी की आय जो है वो इतनी ही रहे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, वास्तविक लॉरेंज वक्र यानी कि आय की असमानता को ये दर्शाता है। जो पीला वाला लाइन जो हम खींच रहे हैं, ये आप लोग देखिए, ये क्या है, यहाँ पर वास्तविक लॉरेंज वक्र यानी कि आय की असमानता को दर्शाता है। अब जरूरी तो नहीं है जो व्यक्ति, अब हर किसी के पास उतने ही रुपए हैं, ऐसा तो नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो ये वाली लाइन है कर्व वाली, यही हमारा लॉरेंज वक्र है, और ये वास्तविक लॉरेंज वक्र है। लेकिन आदर्श क्या होता है, 45 डिग्री पे। अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या है, आदर्श लॉरेंज वक्र का झुकाव या कोण 45 डिग्री होगा। यहाँ पर 45 क्या है, आदर्श होता है। और वास्तविक लॉरेंज वक्र अगर एक्स अक्ष के समानांतर हो जाए तो सर्वाधिक असमानता होगी। अगर जो ये वाला वक्र है, ये वाला वक्र अगर इधर आ जाए
तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो सर्वाधिक असमानता होगी, क्योंकि जो ये व्यक्ति है ये वाला, इसको सबसे ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं 50, आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको सबसे ज़्यादा रुपए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर ये होगा 49, इसको तो कम रुपए मिल रहे होंगे, तो ये वास्तविक असमानता को दर्शाएगा। अब आगे देखते हैं गिनी गुणांक क्या है। गिनी गुणांक के बारे में देखते हैं। 1912 में इटली के गिनी के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था, गिनी ने इसको दिया था। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये आय है और इधर है आपका पॉपुलेशन, और जो आदर्श रेखा थी वो आपने देखा था कि 45 डिग्री पर थी आदर्श रेखा, ये वाली हमारी हो गई आदर्श रेखा। और इसके बीच का जो एरिया है ये क्या होगा, आदर्श रेखा का एरिया। इसके बीच का जो ये एरिया है ये हो गया हमारा आदर्श रेखा का एरिया, ये आदर्श रेखा का एरिया हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जो ये बीच का है ये हमारा क्या था, लॉरेंज, वास्तविक लॉरेंज वक्र का एरिया जो है, रेड वाला जो है ये वास्तविक लॉरेंज वक्र का एरिया है। और इधर क्या है, जो पीला वाला जो है ये है आदर्श रेखा का एरिया, जो पीला है जो पूरा, और जो रेड में है वो है वास्तविक लॉरेंज वक्र का एरिया यानी कि बी, और इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। आप गिनी गुणांक के अनुसार यहाँ पर ए अपॉन बी जब करेंगे तो हमारा जो है गिनी गुणांक निकल के आता है, जिसमें बी जो है आदर्श रेखा का लॉरेंज वक्र के साथ क्षेत्रफल, आदर्श रेखा जो हमारी बीच वाली है उसके साथ लॉरेंज वक्र के साथ क्षेत्रफल जो है अपॉन आदर्श रेखा का कुल क्षेत्रफल। आदर्श रेखा का जो कुल क्षेत्रफल है वो हम नीचे रखेंगे, यानी कि ए को हम यहाँ पर नीचे रखेंगे, और ऊपर क्या रखेंगे, आदर्श रेखा का लॉरेंज वक्र के साथ क्षेत्रफल। इसको जब किया जाएगा तो यही होता है गिनी गुणांक। इसके अनुसार यहाँ पर गरीबी का मापन किया जाता है। अब इसमें दो रेंज होती हैं, एक रेंज होती है 0, दूसरी है 1, इसकी दो रेंज हैं। गिनी गुणांक के अनुसार यहाँ पर एक अगर कोई रेंज पाता है, मतलब एक नंबर है जिसका, तो आय की असमानता सर्वाधिक होगी। यहाँ पर जो एक नंबर होगा जैसे कि, तो उसका क्या होगा कि आय की असमानता है वो सर्वाधिक होगी, ये इसको दर्शाता है। तो यहाँ पर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा कि गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र जो हैं वो किससे संबंधित हैं, तो ये गरीबी से संबंधित हैं। और गिनी गुणांक में एक किसको दर्शाता है, तो ये असमानता को दर्शाता है, एक में सर्वाधिक असमानता होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी भेजें, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।